दोस्तों, रात का अंधेरा, रडार से गायब होते अमेरिका के जहाज, ईरान की तरफ बढ़ती लगातार फौज और इजराइल जहां पर सायरन नहीं बज रहे लेकिन नींद उनकी पूरी तरह उड़ चुकी है। आखिर ऐसा क्या हो रहा है मिडिल ईस्ट में जिससे एक बार फिर से जंग जो है छिड़ने की तादाद पर बन चुकी है। नमस्कार दोस्तों, मिडल ईस्ट में एक बार फिर से तनाव बहुत ज्यादा तेज हो चुका है। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अपनी सैन्य तैयारी के कुछ संकेत दिए हैं, जिसमें एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप जो है, खासकर यूएसएस अब्राहम लिंकॉलन जो कि और इसके साथ ही फाइटर जेट्स जैसे कि F-15E स्ट्राइक ईगल, इसका मूवमेंट जो शामिल होता नजर आ रहा है। इजराइल भी अपने पूरे हाई अलर्ट पर पहुंच चुका है। ईरान की तरफ सैन्य मूवमेंट की लगातार खबरें आ रही हैं और सबसे ज्यादा बेचैनी अगर किसी को है तो वो है इजराइल। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ दबाव की रणनीति है या फिर किसी नई जंग की तैयारी? तो डार्क मोड का मतलब क्या होता है दोस्तों? डार्क मोड का मतलब यह है कि रडार सिग्नल बहुत कम रहता है, कम्युनिकेशन बिल्कुल ही साइलेंट है, लो प्रोफाइल मूवमेंट चल रही है। यानी कि अमेरिकी नेवी दिखाना नहीं चाहती लेकिन वो मौजूद हर जगह है। तो इस चीज को जो है डार्क मोड कहा जाता है। तो अब कोई भी जहाज किसी कंट्री का अगर डार्क मोड में किसी और कंट्री की तरफ जाएगा तो इट मीन्स कि वो कुछ ना कुछ छुपकर कोई अपना एक प्लान बना रहा है। ईरान पर नजर रखने की बात कही गई थी अमेरिका के द्वारा, डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, और चेतावनी दी कि अगर ईरान में विरोध प्रदर्शनों पर दमन हुआ तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। तो बिल्कुल ऐसी ही एक ये जो पूरी अपडेट सामने आ रही है, इसमें जो है गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, सबमरीन्स और सैकड़ों फाइटर जेट्स भी शामिल है जो कि ईरान की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अमेरिका ने जॉर्डन, कतर, सऊदी अरब और जितनी भी जगह उस पर अपनी एयर फोर्स तैनात कर दी है। इसके अलावा सेंट कॉम के प्रमुख इजराइल के साथ जो कोऑर्डिनेशन है वो अपनी मीटिंग कर रहे हैं कि आखिर आगे क्या हो सकता है, यानी कि जो हमला होगा उससे किस तरह निपटना है। तो ये आपस में बातचीत अधिकारियों के द्वारा की जा रही है। ईरान की तरफ से सीनियर अधिकारी ने क्या कहा कि किसी भी हमले की वे ऑल आउट वॉर मानेंगे, यानी कि एक तरह से वो युद्ध मान सकते हैं अगर किसी भी तरह का इजराइल या अमेरिका के द्वारा हमला होता है, और इसकी जवाबी कार्यवाही की जाएगी। इसके अलावा IRGC ने अमेरिका कैरियर को हाइपरसोनिक मिसाइलों से डुबोने की धमकी भी दी है। इसके साथ ही ग्लोबल इकोनॉमी का क्या होगा? चाइना को 1/3 ऑयल इंपोर्ट्स की कमी हो सकती जो कि इसकी इकोनॉमी और मिलिट्री को भी हिट करेगी। इसके अलावा रशिया को सुसाइड ड्रोन्स की सप्लाई भी रुक सकती है। गल्फ स्ट्रेट्स जिसमें सऊदी, UAE जो है US फोर्सेज एक्सपेल करके चाइना रशिया से डिफेंस ट्राइज भी बना सकते हैं, यानी कि US के उनका झुकाव कम होकर चाइना रशिया की तरफ बढ़ सकता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो वर्ल्ड इकोनॉमी अभी जो है टैंक कर सकती है, ग्रोथ रेट गिरेगा और इन्फ्लेशन लगातार बढ़ सकता है। ईरान की तरफ से क्या एक्शन लिए जा रहे हैं? ईरान ने भी डायरेक्टली धमकी दी है US को, क्योंकि US जो है उसने पहले किसी भी देश के आंतरिक मामले में दखल दिया है और इस चीज को जो है बिल्कुल ही इनवैलिड माना जा रहा है। इसके अलावा इसराइल का इसमें क्या रोल है, यानी कि इसराइल जो है वो अपनी नींद क्यों हराम कर चुका है? तो ईरान के पास अगर देखा जाए तो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जैसे कि फतह 110, साहाब 3 और जो इसराइल तक भी पहुंच सकती है। इसी वजह से इसराइल अब खतरे में, क्योंकि अगर US ने ईरान पर अटैक किया तो जो ईरान है वो इसराइल की तरफ जो है मिसाइल फेंक सकता है। इसके अलावा प्रॉक्सी ग्रुप्स जिसमें हिजबुल्ला है, उनके पास भी 1.5 लाख से ज्यादा रॉकेट्स हैं। उसके अलावा मल्टी फ्रंट अटैक का खतरा बना हुआ है, इसराइल को हर तरह से अटैक हो सकता है। अगर US ईरान युद्ध होता है तो इसराइल ऑटोमेटिक टारगेट बनेगा, भले ही वो डायरेक्ट इसमें शामिल नहीं होता है। इसराइल पहले से ही गाजा लेबनान फ्रंट पर पूरी तरह से बिजी है, इसलिए वो फ्रंट नहीं चाहता, यानी कि वो पहले से ही एक युद्ध ऑलरेडी लड़ रहा है और ऐसे में अगर उसे दूसरा युद्ध भी लड़ना पड़ा तो उसकी जो पावर है वो कम हो सकती है। तो इसी तरह अगर हम थोड़ा ये देखें कि इसराइल और ईरान के, या फिर अगर हम देखें अमेरिका ईरान के तनाव जो है इतने ज्यादा क्यों बढ़ रहे हैं, तो दोस्तों 2025 में जून में जो है
इजराइल के द्वारा अटैक किया गया था ईरान पर। यानी कि ऐसा कहा गया था, ऐसा डाउट था यूएस और इजराइल को कि जो ईरान है वो एक न्यूक्लियर वेपन बनाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि इतना परमाणु उसने संवर्धित कर लिया जिससे जो है न्यूक्लियर वेपन बन सकता है। तो ईरान को रोकने के लिए इजराइल ने सबसे पहले ईरान की जो न्यूक्लियर साइट्स थी उस पर अटैक किया था। उसके बाद अमेरिका ने भी इसमें दखल दिया। अब उसी चीज का बदला ईरान भी लेना चाहता है। हालांकि उस समय भी ईरान ने काफी मजबूती के साथ जवाब दिया था, मतलब पूरा सामना किया था अपनी पूरी ताकत के साथ। और उसी तरह से जो अमेरिका है उसको पीछे हटना पड़ा उस समय पर। और फिर अमेरिका जो था अब भी उसको खतरा है कि कहीं ना कहीं जो इजराइल है वो उसको पूरे वर्ल्ड में चैलेंज कर सकता है, यानी कि उसकी आंख में आंख डाल सकता है। तो इसी वजह से ईरान में अब सत्ता पलटने की कोशिश की जा रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि ईरान में जो प्रोटेस्ट किए गए थे अब उसको हवा देने वाला जो अमेरिका ही है, यानी कि अमेरिका के द्वारा कुछ ऐसी वहां पर एक्टिविटीज की गई थी जिसके दौरान जो है लोग जो है यानी कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और जो वहां पर जो सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनी उसकी सत्ता को गिराकर वहां पर रेजा पहलवी की सरकार को चाहते हैं। इसके अलावा जब ये न्यूक्लियर वॉर को न्यूक्लियर वेपन को लेकर जब वॉर हुआ था उसके बाद अमेरिका के द्वारा ईरान पर कुछ और सैंक्शंस लगा दिए गए थे, ऑयल प्रतिबंध, जिसकी वजह से उसका जो व्यापार था वो बहुत ही कम हो चुका था, यानी कि इकोनॉमी एक तरह से गिर चुकी थी। और उसी के चलते फिर वहां पर जो इन्फ्लेशन बढ़ती हुई नजर आई। और जो हमारी जरूरत का सामान होता है वो भी काफी ज्यादा तेहरान में, यानी कि ईरान की जो राजधानी है वहां पर बहुत ही ज्यादा महंगा मिलना शुरू हुआ था, और जिससे लोग जो सड़कों पर उतर आए। इसके साथ ही महिलाओं की आजादी की भी बात की जा रही है। हालांकि उनको जो है एक तरह से आग में घी डालने का काम जो वो अमेरिका कर रहा है, तो ये ईरान का कहना है। इसके अलावा ईरान ने भी अपना हाई अलर्ट जारी कर दिया है। इसके अलावा आर्मी जो है ईरान की, इसके साथ ही IRGC का जो मैक्सिमम कॉम्बैट है उसको रेडीनेस पर रखा है, यानी कि एक तरह से पूरा अलर्ट पर है। पूरा एक तरह से सैटेलाइट से चेक किया जा रहा है कि कहां कहां पर यूएस आर्मी तैनात है और आगे क्या हो सकता है। एक तरह से ये ऑल आउट वॉर यानी कि टोटल वॉर माना जाएगा अगर किसी भी तरह से छोटा सा हमला भी अमेरिका के द्वारा ईरान पर होता है। इसके अलावा जो वहां पर एरोस्पेस फोर्स कमांडर हैं उन्होंने कहा कि एयर डिफेंस और मिसाइल सिस्टम्स हाई अलर्ट लेवल पर कर दिए गए। अगर वे किसी भी एग्रेशन पर डिसाइसिव और क्रशिंग का जवाब देने वाले, अगर किसी भी तरह का उन पर कोई भी क्रशिंग होता है। इसके अलावा डिफेंस मिनिस्टर का क्या कहना है कि ईरान के पास सरप्राइजेस हैं और अटैक करने वालों को सीवियर पेन एंड सफरिंग करना पड़ेगा, यानी कि एक तरह से उनको बहुत ज्यादा सफर करना पड़ सकता है जो कि ईरान पर जो भी अटैक करेगा। इसके अलावा वर्ल्ड वाइड इंटरसेप्ट पर भी स्ट्राइक कर सकते हैं। सपोर्ट करने वाले देशों को भी टारगेट मानेगा जो भी यूएस और इजराइल को सपोर्ट करेंगे। मान लीजिए इजराइल इसमें डायरेक्टली शामिल नहीं होता लेकिन कहीं ना कहीं यूएस को सपोर्ट करता है, उसको किसी तरह के वेपन प्रोवाइड करवाता है, कोई इसी तरह की जो मिसाइल दी जाती है, इट मीन्स कि उनको भी ईरान के द्वारा टारगेट किया जा सकता है। इसके अलावा मिसाइल एंटी शिप कैपेबिलिटी को बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा जो अगर हम देखें जो ईरान है उसके पास एस्कॉर्ट ग्रुप को मिनटों में डिस्ट्रॉय करने की धमकी दी गई है। इसके अलावा IRGC ने क्या कहा कि अगर यूएस फोर्सेस ईरान की टेरिटरी पे एंटर भी हुई तो कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को हाइपरसोनिक मिसाइल से टारगेट कर दिया जाएगा। इसके अलावा मिसाइल का जो प्रोडक्शन है उसको भी बढ़ा दिया गया है। हाल के ड्रिल्स यानी कि जो अभी जनवरी को तेहरान शिराज में हो रही है, वहां पर ड्रिलिंग हो रही है, उसमें एयर डिफेंस और मिसाइल टेस्ट भी किए गए। इसके अलावा प्री अटेम्प्टिव यानी कि अगर कोई भी हमला पहले किया जाता है, ऐसे भी प्लान तैयार किए गए। अगर टेंजिबल थ्रेट दिखी तो पहले स्ट्राइक की जा सकती है ईरान के द्वारा। इसके अलावा लीडरशिप सिक्योरिटी मूव्स भी चल रहे हैं। सुप्रीम लीडर जो है वहां के अली खामेनेई को अंडरग्राउंड बंकर में शिफ्ट कर दिया गया, यानी कि ऐसी खबरें कुछ आ रही हैं। सीनियर मिलिट्री ऑफिशियल्स ने यूएस एयर स्ट्राइक्स पर भी डर जताया, इसलिए वे हिडिंग में हैं और उनके बेटे डे टू डे डिसीजन ले रहे हैं, यानी कि एक तरह से अली खामेनेई और जो वहां के जो उच्च अधिकारी हैं उनके द्वारा बंकर में छुपने की बातें कही जा रही हैं कि वो अभी बंकर में जो वो चले गए हैं। इसके अलावा आगे देखा जाएगा अगर कुछ ऐसा अटैक होता है तो फिर क्या होगा। हालांकि अमेरिका जो है उन्होंने अली खामेनेई को, जो वहां के नेता हैं, उनको खत्म करने की धमकी दी और उधर जो है खामेनेई उन्होंने भी
यूएस यानी कि ट्रंप को खत्म करने की धमकी दी थी। इसके अलावा प्रॉक्सी तैयारी भी हो रही। यहाँ के जो प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं जिसमें हिजबुल्लाह, हूती, इराकी मिलिशिया, उन सभी ने भी ईरान को सपोर्ट करने की पूरी तरह से बात रख दी है, यानी कि वो भी इजराइल यूएस के जितने भी बेसिस है उस पर अटैक कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरी मुस्लिम कंट्रीज जो है अब एक साथ आने को तैयार है। यानी कि पूरी मुस्लिम कंट्रीज अगर एक साथ आ जाती है तो कहीं ना कहीं यूएस और इजराइल को पीछे हटना पड़ सकता है। इसके अलावा ओवरऑल स्ट्रेटजी देखें तो एयर जो है वो डिफेंसिव पोजीशन में, यानी कि खुद को जो है डिफेंस यानी कि खुद को बचाने की कोशिश कर, लेकिन ऑफेंसिव रिस्पांस भी कर सकता है। इसके अलावा जो इंटरनल प्रोटेस्टर्स हैं उनके बावजूद रिजीम क्रैकडाउन कर रहा है और मिलिट्री को डोमेस्टिक कंट्रोल और इसके साथ ही एक्सटर्नल थ्रेट दोनों हैंडल करने के लिए तैयार रखा गया। यानी कि एक तो उनके देश में क्राइसिस चल रहे हैं, प्रोटेस्ट चल रहा है, दूसरा अब उनको बाहर से किसी और देश का सामना करना पड़ेगा, तो अब इसके लिए बहुत ज्यादा मिलिट्री फोर्स की जरूरत रह सकती है। अब देखिए अगर दोस्तों यहाँ पर युद्ध होता तो प्रभाव क्या क्या पड़ेगा। सबसे पहले तो क्षेत्रीय प्रभाव पड़ने वाला है। ईरान की यूएस मिलिट्री जो इंस्टॉलेशन होगी उस पर यानी कि पहले अटैक कर सकता है, जैसे कि कतर के अल उदीद, इसके अलावा यूएई के अल धफरा एयरबेस पर बैलिस्टिक मिसाइल से यानी कि अटैक किया जा सकता है। तो इसी तरह जो वहां पर यानी कि क्षेत्र में जो ईरान के आसपास जितना भी एरिया हम देखते हैं, यूएई, कतर, सऊदी अरब, इन सभी में जितने भी यूएस के मिलिट्री बेसिस है, जितने भी वहां पर यूएस की मिलिट्री तैनात की गई है, उन पर अटैक किया जा सकता है। इसके अलावा प्रॉक्सी वॉर शुरू हो सकते हैं। हिजबुल्लाह, हमास का जैसे कि युद्ध अभी चल रहा है इसराइल के साथ, हूती, इराकी मिलिशिया, ये सब पूरी तरह से एक्टिव हो जाएंगे। इसराइल यूएस बेसिस और गल्फ स्टेट्स पर ये ज्यादा अटैक करेंगे, यानी कि जो रीजनल वॉर है वो फैलाई जा सकती है। इसमें सीरिया, यमन, लेबनान, गाजा ये सब कुछ शामिल है। अगर ईरान रिजीम गिरा तो ये ग्रुप्स कमजोर हो सकते हैं, लेकिन शुरू में जो है कैओस इस सभी का बढ़ेगा। इसके अलावा न्यूक्लियर रिस्क भी देखने को मिल सकता है। पाकिस्तान जो वो ईरान को भी न्यूक्लियर वॉर हेड्स ट्रांसफर कर सकता है, जो कि साउथ एशिया में एस्केलेशन ट्रिगर करेगा, और इसके साथ ही ईरान जो इजराइल है वो ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर भी हमला कर सकता है, जैसे कि पहले किया गया था। अब इसके साथ आर्थिक प्रभाव क्या पड़ेंगे। ऑयल और एनर्जी क्राइसिस हमें देखने को मिलेंगे, जिसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो पूरी तरह से बंद हो सकता है। ईरान एंटी शिप माइंस डिप्लॉय करेगा। इसके अलावा ऑयल प्राइसेस जो है वो बढ़ सकते हैं, और एक तरह से पूरे ग्लोबल में इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी। यूएस का जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व वो जल्दी से खत्म भी हो सकता है, क्योंकि डोमेस्टिक रिफाइनरीज ऑल्टरनेटिव क्रूड प्रोसेस नहीं कर पाएंगी। हालांकि जो यूएस है उसके बाद अब वेनेजुएला भी एक तरह से क्रूड ऑयल का बहुत बड़ा एक जो है रिसोर्स बन चुका है। इसके अलावा लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बहुत सारे लोगों की इसमें मृत्यु हो सकती है सोशल मीडिया पर लोगों के द्वारा, जो उनके मतलब जिनको वो समर्थन देना चाहते हैं, उनके एक तरह से उनकी हेल्प के लिए उनको सपोर्ट किया जा सकता है। इसके अलावा कहीं ना कहीं सोशल मीडिया बंद भी किया जा सकता है, और जो कनेक्शन है यानी कि जो वहां पर जो विदेशी लोग यानी कि वहां पर जो जाते हैं बाकी कंट्रीज के लोग वहां पर स्टडी के लिए या कोई भी काम करने के लिए, तो उनसे कनेक्शन जो है वो लगातार बंद हो सकते हैं। इसके अलावा ईरान की 90 मिलियन जो पॉपुलेशन है उसमें भी एक तरह से हमें या फिर उसमें हमें कमी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा ग्लोबल प्रभाव क्या पड़ेंगे इसमें, तो यूएस पावर शिफ्ट हो सकती है, यानी कि यूएस के जो कैरियर ग्रुप्स है वो मिसाइल रेंज से बाहर निकल सकते हैं। रीजनल प्रेजेंस में 1980 के बाद पहली बार ये जो है अब सीड होगा, अगर ऐसा हुआ तो। इसके अलावा यूएस मिलिट्री पैसिफिक पर भी फोकस कर सकती है, लेकिन जो प्रिसिशन मुनिशंस है 11 दिनों में खत्म हो सकते हैं। इसके अलावा वर्ल्ड वॉर 3 का ये रिस्क बना हुआ है, यानी कि ये काफी समय से न्यूज आ रही थी कि वर्ल्ड वॉर 3 जो है यानी कि अपडेट्स आ रही थी कि वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होने वाला है। हो सकता है ये जो ईरान और यूएस के बीच वॉर होने वाला है इसको ही जो है वर्ल्ड वॉर 3 का नाम दिया जाए, और अगर ऐसा होता है तो इसके साथ पूरे वर्ल्ड के अलग अलग देशों पर इसका प्रभाव पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा। हालांकि अमेरिका के पास तो अब उनका जो भी क्रूड ऑयल का पूरा भंडार है वो आ चुका है। वेनेजुएला पर अटैक करके उन्होंने जो हथियार लिया है यानी कि उस पर कंट्रोल कर लिया, लेकिन जो बाकी कंट्रीज है जो ईरान जैसे या फिर मिडिल ईस्ट देशों से जो भी व्यापार करती हैं
उनका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। अब देखिए, अगर जंग शुरू होती है तो इसके साथ एक तरह से आतंकवाद के खतरे भी बढ़ते नजर आएंगे, जिससे जो वहां के जितने भी रीजनल ग्रुप्स हैं उनके द्वारा मतलब एक्टिविटीज की जा सकती है। इसके अलावा एक्सपर्ट्स क्या मानते हैं कि अभी तक ये जो हमें जो वॉर हेड्स देखने को मिले, जो हमें एक डार्क शिप देखने को मिल रही है जो अमेरिका ने ईरान की तरफ भेजी, वो सिर्फ एक तरह से अपनी पावर दिखा रहा है, लेकिन एक छोटी सी चूक को पूरे क्षेत्र को युद्ध में झोंक सकती है। इतिहास गवाह है कि मिडल ईस्ट में जंग अक्सर इरादों से नहीं बल्कि हादसों से शुरू होती, यानी कि अगर कोई छोटा सा भी हादसा हुआ तो ये एक बहुत बड़ी जंग बन सकती है यूएस और ईरान के बीच। तो सवाल यही है, क्या अमेरिका सिर्फ अपना डर दिखाना चाहता है या फिर ईरान के लिए अब उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? और अगर हालात बिगड़े तो क्या दुनिया एक और बड़ी जंग के लिए तैयार हो चुकी है? क्या भारत ऐसी जंग के लिए तैयार है? भारत किसको सपोर्ट करेगा? तो आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे ही डीप एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों किसी नए करंट के टॉपिक में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।